This question, a solid cylinder is kept on one edge of a plank of same mass and length 25 meter placed on a smooth surface as shown in the figure. The coefficient of friction between the cylinder and the plank is 0.5. The plank is given a velocity of 20 meter per second towards right. Find the time in second after which the plank and cylinder will separate. तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में प्लेन को वेलोसिटी दी हुई है और जो सिलेंडर रखा हुआ है वो रेस्ट पे रखा हुआ है. दोनों के मासेस यहाँ पर इक्वल है, मासेस आर इक्वल टू m. सपोज कि मैं रेडियस को r के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे. तो क्योंकि सिलेंडर यहाँ पे रुका हुआ है और प्लैंक आगे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं इनके आपस में वहाँ पे स्लिपिंग हो रही है. जब भी हम स्लिपिंग देखते हैं हमेशा कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच में अगर कोई वेलोसिटी का डिफरेंस है तब वहाँ पे स्लिपिंग क्रिएट होती है. तो कांटेक्ट पॉइंट्स पे वेलोसिटी का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि जो प्लैंक है वो तो मूव कर रहा है 20 से और सिलेंडर इज़ कम्प्लीटली एट रेस्ट. तो सिलेंडर का जो कांटेक्ट पॉइंट है इस प्लैंक के साथ उसकी वेलोसिटी भी यहाँ पर 0 होगी. तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना करके तो फ्रिक्शन वगैरह का क्या डायरेक्शन होगा उनको दिखाते हैं. और जो नीचे जो ग्राउंड है वो तो स्मूथ यहाँ पे दिया गया है. तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज प्लैंक. तो क्योंकि ये जो प्लैंक है वो रिलेटिवली आगे स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस प्लैंक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज़ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और सिलेंडर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब इस सिलेंडर पे हॉरिजॉन्टल में जो भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो ओनली फ्रिक्शन की वजह से आएगा यहाँ पे. और फ्रिक्शन यहाँ पे काइनेटिक नेचर का होगा क्योंकि देर इज़ स्लिपिंग, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है इनके बीच में. तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, इसका मास अगर m है तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg के बराबर हो जाएगा. तो दिस इज़ mg. तो म्यू इनटू mg दिस इज़ फ्रिक्शन फोर्स. मासेस की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो इन टर्म्स ऑफ m ये पता कर सकते हैं कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा. तो म्यू 0.5 और ये g10 तो 5m के बराबर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया. इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसका टॉर्क भी आएगा फ्रिक्शन का. तो जो इसका सेंटर है वो सपोज a से एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में. a कैलकुलेट करने के लिए यू कैन डू f/m क्योंकि एक ही यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है. तो f/m करेंगे तो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सेंटर का इसका एक्सेलरेशन 5 होगा और इसका भी जो एक्सेलरेशन है क्योंकि मास वही है तो f/m, लेकिन इसका एक्सेलरेशन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि इसका रोटेशन भी होगा, तो सपोज इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर अल्फ़ा के इक्वल है. तो ये अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा इक्वेशन से अल्फ़ा पता कर सकते हैं. तो मैं सेंटर के अबाउट यहाँ पर टॉर्क ले रहा हूँ. तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ दिस सिलेंडर दिस इज इक्वल टू आई सेम इंटू अल्फ़ा. तो टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन का है तो फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई आर. कैसा टॉर्क होगा यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा. और आई सेम इज तो सेंटर ऑफ मास से ये जो एक्सेस पास कर रही है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो दैट विल बी mr² 2 इंटू अल्फ़ा. तो f इज इक्वल टू एक r कैंसिल होगा तो m अल्फ़ा r/2. अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 2f डिवाइड बाई mr. f की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है वो यहाँ पुट कर लेते हैं. तो इट विल बी 10m. अल्फ़ा इंटू आर की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ. तो अल्फ़ा इंटू आर की जो वैल्यू आएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी. तो अल्टीमेटली हमें मतलब यहाँ पर जो बॉटम पॉइंट्स जो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उससे हैं और सिलेंडर का बॉटम पॉइंट कांटेक्ट में है. तो सिलेंडर का जो बॉटम पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a और फिर जो रोटेशन वाला यहाँ पे कंपोनेंट होगा अल्फ़ा इंटू आर वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा. a जो है वो 5 है, अल्फ़ा इंटू आर 10 है. तो जो बॉटम पॉइंट है इसका वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है. दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम पॉइंट ऑफ द सिलेंडर. तो अल्टीमेटली हमें जो मतलब है कांटेक्ट पॉइंट से है, इसके सेंटर से डायरेक्टली मतलब नहीं है. मतलब जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो पॉइंट इन कॉन्टेक्ट से उनसे होता है, क्योंकि जब भी हम स्लिपिंग देखते हैं तो स्लिपिंग कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच में देखी जाती है. ठीक है, तो इसके बाद में अब आगे यहाँ पर तो ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा. इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड थी नहीं पहले यहाँ पर, और इसकी स्पीड एट द सेम टाइम डिक्रीज़ होती जाएगी. इसकी स्पीड जो इनिशियली है वो 20 मीटर पर सेकेंड है. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्लिपिंग यहाँ पे कब ख़त्म होती है इनके बीच में, और स्लिपिंग अगर ख़त्म होती है तो क्या उस टाइम पे ये जो सिलेंडर है वो इस प्लैंक पे रहेगा या नहीं रहेगा. तो सिलेंडर इस प्लैंक पे रहेगा या नहीं रहेगा इसका जो इसको डिसाइड करने के लिए हम ये देख लेंगे कि सिलेंडर की पोजीशन कहाँ पर है इस प्लैंक के ऊपर. इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ पे उसको देख लेंगे इसमें. तो इसके बाद में आगे यहाँ पर पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि किस टाइम पे स्लिपिंग ख़त्म हो रही है. तो फॉर नो स्लिपिंग
स्लिपिंग तब खत्म होगी जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की वेलोसिटीज इक्वल हो जाए। तो फॉर नो स्लिपिंग वेलोसिटी एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट शुड बी इक्वल वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स विल बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब स्लिपिंग नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी अगर मैं किसी भी टाइम पे लिखना चाहता हूँ तो v इज इक्वल टू प्लस एटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो मैं 20 माइनस 5t ये लिख रहा हूँ। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट, या फिर ये तो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वही है, लेकिन जस्ट मैं स्पेसिफिकली ऐसे बोल देता हूँ कि दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है तो जो अल्फ़ा है इसका वो कांस्टेंट रहेगा, अल्फ़ा चेंज नहीं होगा यहाँ पर इसका, और जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज नहीं होगा। तो जो बॉटम पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन हमेशा 15 बना रहेगा, और शुरुआत 0 से हो रही थी तो 15 इंटू टी ये बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम पे। यू कैन डू दिस नाउ, 20t इज इक्वल टू 20 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं ये पता कर लेता हूँ कि जो सिलेंडर है वो है कहाँ पर। यहाँ पर अगर सिलेंडर इस प्लैंक पे ही है अभी भी तो फिर स्लिपिंग ख़त्म हो गई है, और स्लिपिंग ख़त्म हो गई है तो किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई ऐसा फोर्स नहीं रहेगा जो स्लिपिंग यहाँ पे करवाना चाहेगा। तो पहले मैं पता कर लेता हूँ आखिर है कहाँ पर ये। हो सकता है t इज इक्वल टू 1 से शायद पहले ही कहीं गिर गया हो, कुछ भी हो सकता है, लेट अस सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 पे एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इस प्लैंक को रोक दो और प्लैंक के रेस्पेक्ट में देख लो कि जो सिलेंडर है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, या फिर आप अलग अलग दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल के भी कर सकते हो। तो मैं इंडिविजुअली एक बार दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर, तो जब भी आप यहाँ पे सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट या सिलेंडर की लोकेशन बताओगे तो सेंटर के हिसाब से, जैसे सेंटर अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे आ गया तो आप बोलोगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट इतना कुछ हो गया यहाँ पर ये। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर, उसके लिए मैं इसके सेंटर का एक्सेलरेशन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो सेंटर है उसका एक्सेलरेशन कितना है 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी का टर्म नहीं आएगा। 2.5 मीटर किस डायरेक्शन में हुआ है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इसका। इन द सेम टाइम प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पर, तो प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है इन द सेम टाइम आप यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल सकते हो। तो u इज़ 20, t इज़ 1, हाफ, और क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट है यहाँ पर, तो 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 20 माइनस 2.5 17.5, यही फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो फॉरवर्ड इतना गया, ये फॉरवर्ड इतना गया यहाँ पर, तो इफेक्टिवली प्लैंक के ऊपर सिलेंडर कितना आगे गया, ठीक है। तो प्लैंक के ऊपर जो सिलेंडर यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कितना हुआ है 17.5 माइनस 2.5 15 मीटर। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप प्लैंक को रोक दो, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक देख लो आप, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो प्लैंक रुक गया है, और फिर उस केस में यहाँ पर इसको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 20 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसके सेंटर का एक्सेलरेशन 5 ऑलरेडी था, लेकिन इसका जो 5 है वो भी जाके ऐड हो जाएगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर 1 सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा अगर इसको रोक के देखा जाए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, तो एस रिलेटिव 20 इंटू 1 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन 10, 1 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 5 15 मीटर हो जाएगा। तो मैं एक्चुअल सिचुएशन को यहाँ पर अब दिखा देता हूँ। t इज इक्वल टू 1 पे जो सिचुएशन है वो ये है, तो t इज इक्वल टू 1, द सिलेंडर इज समवेयर हियर, और कितना इसके ऊपर कितना चल चुका है, तो ये डिस्टेंस है 15 मीटर। और पूरी सिचुएशन क्या है, इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है मैं ये पता कर सकता हूँ यहाँ पे। तो 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो आप v इज इक्वल टू प्लस 80 से पता कर सकते हो इसके लिए, 20 माइनस 5 इंटू टी, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी है इसकी 15 मीटर पर सेकेंड, तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी, और इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे, तो सेंटर की वेलोसिटी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सेंटर का जो है 5 है, तो 5 इसका एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी अचीव कर लेगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। तो एट दैट टाइम सिलेंडर की जो वेलोसिटी है, सेंटर की वेलोसिटी, वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है यहाँ पर। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, 15 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैंक। अब फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी इसकी 15 है और इसकी 15 है, तो देयर इज़ नो स्लिपिंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, तो किसी भी तरीके का फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं आएगा, और बाहर से कोई भी हॉरिजॉन्टल या इस तरीके के फोर्सेस नहीं है जो स्लिपिंग के टेंडेंसी जनरेट करवाए। अगर स्लिपिंग के टेंडेंसी जनरेट करवाएंगे तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं लगेगा।
तो इसका मतलब है कि अब इसी वेलोसिटी से दोनों चलते रहेंगे। इसका सेंटर 5 से चलता रहेगा, इसका ये जो प्लैंक है वो 15 से चलता रहेगा, बॉटम पॉइंट 15 से चलता रहेगा, जिससे कि कोई स्लिपिंग यहाँ पे इनके बीच में नहीं होगी। अगेन मैं अब यहाँ पे रिलेटिव का यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्लैंक को अगेन यहाँ पे रोक देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक सॉल्व कर रहा हूँ इसके बाद में फिलहाल मैं इसको। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसके, तो प्लैंक क्योंकि आगे निकलता जा रहा है तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में एक तरीके से पीछे चला जाएगा। यहाँ पर ये जो 15 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 इधर और 5 इधर, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिलेंडर की जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। और इसको अब कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना है इससे गिरने के लिए, तो वो डिस्टेंस जो बचा है वो, क्योंकि टोटल 25 था तो 10 बचा है, 10 मीटर डिस्टेंस। तो एक कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम फर्दर यहाँ पे लगेगा, अब यहाँ पे टी डेज बोल देते हैं इसको, तो 10/10 1 सेकेंड का टाइम और लगेगा। तो ऑलरेडी ये टी इज इक्वल टू 1 था, 1 सेकेंड अभी और लगना है, तो टोटल मिलाकर के कितना टाइम लगेगा इसको इसके ऊपर से गिरने में, तो द टोटल टाइम इज टेकन इज 2 सेकेंड। तो 1 + 1 आंसर इज 2 सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।